बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप जॉइन करते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि अब 8 फरवरी के इंतखाबात में चंद ही दिन रह गए, 2 हफ्ते के लगभग टाइम रह गया है और इंतखाबी मुहिम मुख्तलिफ पार्टियों की पूरे ज़ोर शोर पर है। कोई ज़मीन पर जलसे या जलसियाँ कर रहा है, तो कोई टिकटॉक पर और यूट्यूब पर और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके कर रहा है, क्योंकि उन्हें ज़मीन पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, अगरचे वो लोग अभी कुछ ना कुछ पीटीआई वाले बाहर निकल रहे हैं। इस पर बात करेंगे, मुहिमों में, इंतखाबी मुहिमात में क्या कहा जा रहा है, किस किस्म के वादे वईद किए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उससे पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है, बात लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलती है। वीडियोज़ अगर पसंद करते हैं, मेरे तजवीज़ से मुत्तफ़िक हैं, तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कमेंट्स आपके बहुत आम होते हैं, कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए। उससे मुझे अपने वीलॉग के कंटेंट बेहतर करने में मदद मिलती है। तो चलते हैं मौजू की तरफ। नाज़रीन, अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्हें मैं एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक मोटरवे आती है। उस मोटरवे पर कोन्स लगाकर रोड रिपेयर्स के नाम पर को तकरीबन मेरा ख्याल है 5-6 मील, यहाँ यूके में तो माइल्स चलते हैं, किलोमीटर्स में तकरीबन 5 मील का 8 किलोमीटर बनते हैं, तो कुछ कई यानी 10-12-15 किलोमीटर के करीब का एक लेन मोटरवे की 3 में से एक बंद की हुई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बॉटलनेक होता है और ट्रैफिक फंस जाती है। और काम मतलब बहुत आप स्लो ड्राइव करते हैं। तो मैं ये देख रहा था और मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान का हाल भी यही है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोन लगाने के बाद मोटरवे पर काम हो रहा हो, तो फिर समझ में भी आता है कि इस लेन को रोका गया काम के लिए। लेकिन होता ये है आमतौर पे कि जब हम उसके मोटरवे के उस ब्लॉकेज एरिया के एंड पर पहुंचते हैं ना, तो वहां तक भी कोई बंदा ना बंदे की जात, ना कोई मशीनरी, ना कोई टूल, कोई आदमी सड़क में कील ठोकता हुआ भी नहीं नजर आता कि ये क्या हो रहा है और ये कोन्स लगा के ये मोटरवे बंद क्यों की गई है। तो पाकिस्तान में भी, और मैं हंस रहा था अपने दोस्त के साथ, मैं कहा देखो यार, ये पाकिस्तान का भी यही हाल है। जिस किस्म के लोग वादे वईद करके और जिस किस्म की अड़चन पैदा करके और जिस किस्म के उल्टे सीधे बलंगोबान दावे करके लोग एक तरह से मोटरवे या तरक्की का रास्ता दिखाकर उसे बंद करने का काम करते हैं और काम होता कुछ नहीं है, लेकिन लोग खामखा बेचैन होते हैं, लोगों में बेदिली फैलती है, झुंझलाहट पैदा होती है कि यार कोई काम नहीं हो रहा, वादे वही तो बड़े किए जा रहे हैं। तो उसकी मिसाल इस किस्म के मोटरवे की ब्लॉकेज से ही दी जा सकती है। जलसों में देखें आप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त बयान दे रहे हैं, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और घर बनाकर दूंगा, मैंने सिंध में इतने लोगों को घर बना के दिए हैं, अब पूरे पाकिस्तान का आप मुझे वजीर आजम बनाएं तो मैं ये कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, घर यहाँ पंजाब में बनाऊंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा। कोई उनसे ये सवाल पूछे, ओ भाई तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे? क्या जो तुम्हारे वालिद साहब ने 400 फेक जाली अकाउंटों के जरिए दौलत लूटी इस मुल्क की, और उससे पहले जो लूटते रहे और लूट के बाहर ले गए, क्या वो पैसे वापस लाकर आप ये तमाम सहूलियत आवाम को देंगे? खजाना तो खाली पड़ा है, टेक्निकली आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, पैसे आपके पास नहीं है, ना आपके पास कोई प्लान है कि आप वेल्थ जनरेशन करेंगे, दौलत पैदा करेंगे, पैसा पैदा करेंगे। पैसा अंडे बच्चे नहीं देता, उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, लोगों को रोजगार देना पड़ता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ती हैं, इंपोर्ट्स कम करनी पड़ती हैं, गैर तरक्याती अखराजात कम करने पड़ते हैं, अल्ले तल्लों पर पैसे जाया होने से बचाना पड़ता है। ये आपका क्या मौशी प्लान क्या है, वो तो देना, को पता लगे कि आप इतनी बिजली जो पाकिस्तान में 50 रुपए यूनिट से ऊपर हो चुकी है, इतनी महंगी आईपीपीस की बिजली जो पैदा हो रही है, आप वो बिजली 300 यूनिट फ्री कैसे देंगे लोगों को? उसको जो आईपीपीस को तो बिल आपने जो कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे किए हुए जालिमाना गैर मुनसिफाना, आपको तो कैपेसिटी पेमेंट पूरी पूरी करनी पड़ेगी उन आईपीपीस को, चाहे वो एक यूनिट बिजली भी ना बनाएं, आप उनसे एक यूनिट बिजली भी ना खरीदें। तो ये 300 यूनिट फ्री बिजली आप लोगों को देंगे तो ये पैसा फिर सरकार देगी ना उन प्राइवेट आईपीपीस को। तो आप कैसे वो पैसे जनरेट करेंगे? वो पैसे कहां से आएंगे? आईएमएफ 10 मरतबा सोचता है आपको कर्ज देने से पहले कि आप क्या करने वाले हैं, किस तरह से 1500 अरब रुपया या इससे भी ज्यादा सालाना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और ये नौकरशाही पर अल्ले तल्लों में उड़ा दिया जाता है। जब आप 16 माह वजीर खारजा रहे तो आपने रिकॉर्ड दौरे किए हैं, इतने दौरे तो 5 साल में रहने वाले किसी वजीर खारजा भी नहीं किए जितने आपने किए, और एक एक 2-2 हफ्ते लंबे दौरे।
وزیر خارجہ اگر کسی انتہائی اہم دورے پر جاتا ہے تو 2-3-4 روز میں ملک میں واپس آ جاتا ہے. آپ تو ہفتوں کے حساب سے نکلتے رہے ہیں اور پورا تام جام لے کے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتے رہے ہیں. آپ یہ ویلتھ جنریشن کیسے کریں گے؟ یہ حال صرف اس کا نہیں ہے بلاول زرداری کا. مریم نواز بھی ہمیں 2/3 اکثریت دیں تو ہم ملک کی قسمت بدل دیں گے. بی بی آپ کے جو میاں جی ہیں، آپ کے نواز شریف جس کا نام ہے، آپ کے والد صاحب باؤ جی کہنا چاہتا تھا میں، باؤ جی کو 1997 میں 2/3 سے زیادہ بھی اکثریت ملی تھی، 2/3 پیچھے رہ گئی تھی. کیا کیا انہوں نے؟ کس طرح سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا؟ اس کے بعد فوج سے مخاصمت، کارگل میں فوج کی پیٹھ میں چھرا انہوں نے گھونپا. اس کے بعد جو جس قسم کے جو بھی ایک ایسا کام مجھے بتا دیں، آپ لوگ جب بھی اپنی حکومت چھوڑ کے گئے ہیں، میں یہ زرداری ہو یا نواز شریف ہو، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا انڈسٹریل یونٹ آپ منافع میں چلتا ہوا چھوڑ کے گئے ہیں؟ کچھ نہیں آپ نے چھوڑا. نیا یونٹ لگنے کی تو بات ہی دور ہے. جو قرضے لیے جاتے ہیں نا، وہ ویلتھ جنریشن کے لیے ہوتے ہیں، ان سے نئی انڈسٹریز لگائی جاتی ہیں، جاب کے، کاروبار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں. آپ نے کون سا ایسا یونٹ چھوڑا جو پروفٹ میں تھا؟ نیا تو لگانا دور کی بات ہے، چھوڑ دیں. یہ اس قسم کے روڈ کونز لگا کے اور بوٹل نیک کر کے اور لوگوں کے جوش و خروش کو ہوا دے کے کہ پتہ نہیں ملک میں کون سی دودھ شہد کی نہریں بہنے لگیں گی، اس قسم کے کام. عمران خان صاحب نے بھی جو وعدے کیے کہ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، پتہ نہیں کتنے گھر بنائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پرابلمز آئیں اور سب کے ساتھ آتی ہیں، پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی پرابلمز تھیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کام انہوں نے کیا. لیکن ان کو بھی میں اس چیز کا یہ کریڈٹ نہیں دوں گا کہ وہ اپنے وعدے کمپلیٹ کر چکے. چاہے 3.5-4 سال ان کی حکومت تھی اور انہوں نے اس پر کام شروع بھی کیا. میں یہ کریڈٹ تو ان کو دوں گا کہ انہوں نے اس پہ کام شروع کیا. وہ گھروں جو قطاروں سے چھوٹے چھوٹے 3-3 مرلے کے 5-5 مرلے کے گھر جو اب ادھورے پڑے ہوئے ہیں ان کی حکومت میں نہ ہونے کی وجہ سے، وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈفرنٹ ہیلتھ کارڈ اور یہ کارڈ اور احساس پروگرام، یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا، غریبوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی. اور جس قسم کا وہ کام کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن پیس بہرحال بہت سلو تھی. بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ میں ان کو صرف اس بات کا دینا چاہوں گا کہ ان کو چومکھی لڑائی لڑنے سے کوئی فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ ان چیزوں پر فوکس کر سکتے. لیکن بہرحال الیکشنز میں جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا، اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی، اس پر اب بات کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. پنجاب میں، پورے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. یہ انگریز کا ظالمانہ قانون جو کہ جب الیکشن شیڈیول کا اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد ویسے ہی نہیں لگائی جا سکتی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خلاف قانون یہ دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. بھائی جب اس وقت الیکشن کا دورہ ہو تو اس وقت جلسے جلوس بہت اہم ہوتے ہیں. لوگ کارنر میٹنگز کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں تاکہ اپنی سٹرنگتھ کا اظہار کر سکیں، لوگوں کو، ووٹرز کو اپنی طرف راغب کر سکیں، لوگ اپنے امیدوار کو دیکھ سکیں جو ویسے تو کبھی نظر نہیں آتے ووٹ لینے کے بعد، لیکن اس بہانے ان سے مل سکیں، اپنے مسائل ان کو بتا سکیں، ان کے پروگرام سن سکیں، ان کا منشور جو ہے وہ جان سکیں کہ یہ اقتدار میں آ کر کیا کریں گے. تو اگر 144 دفعہ وہاں پر نفاذ کر دی جائے تو 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپ اریسٹ ہو جائیں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نگران حکومت کس حد تک غیر جانبدار ہے اور کس حد تک جانبدار ہے. سراسر جانبدار ہے. پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے اس وقت. کے پی میں تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں. کے پی میں تو ان کو پتا ہے کہ وہ سیٹیں 42 کی 42 یہ عمران خان سے نہیں لے سکتے. کوئی ایک آدھا معجزہ کہیں ہو جائے، کوئی جرلو ایسا پھر جائے تو علیحدہ بات ہے. وہاں پہ تو ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے، اور اب ان کا سارا فوکس پنجاب کے اوپر ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں بھی ان کو خاطر خواہ کامیابی ہونے والی ہے. آپ دیکھیں، ایک قدرت کا ایک اصول ہے کہ آپ جس چیز کو بزور طاقت، بزور جبر، خاص طور پہ انسانی جذبات کو میں کہوں گا، اگر آپ انہیں جتنا دبائیں گے وہ اتنے زیادہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. ایک غریب آدمی، کمزوری کا مارا ہوا شخص، وہ بھی ایک حد تک دب سکتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو بھی پتا ہے کہ مر تو میں نے ویسے ہی جانا ہے، تو میں کچھ نہ کچھ کیوں نہ کر کے میں مروں، کوئی جواب دوں. فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح سے وہ اس وقت انتہائی لاچار، بے بس، کمزور ہوتے ہوئے جس طرح سے وہ مزاحمت کر رہے ہیں، تو وہ الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ انہیں اتنا دبایا گیا کہ اب وہ کھڑے ہو گئے اپنے رائٹ کے لیے. اور یہی حال ہوتا ہے کہ اردو کا محاورہ ہے کہ چیونٹی دب کے بھی کاٹ لیتی ہے. چیونٹی جیسا حقیر سا کیڑا، چھوٹا سا کیڑا جس سے آپ اپنے صرف محض ایک چھوٹی انگلی سے دبا کے مار سکتے ہیں، وہ بھی دب کر مرنے سے پہلے کاٹ لیتی ہے. تو یہ تو پھر عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے. آپ کب تک ان کے جذبات دبائیں گے؟ اگر یہ ملک فری اور فیئر الیکشنز میں نہیں جاتا،
8 फरवरी को इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते, 9 फरवरी के आखिर तक रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते जो अवाम के डाले गए वोट्स के मुताबिक हुए, तो याद रखिएगा 10-11 फरवरी से इस मुल्क में वो तहरीक शुरू होगी जिसे काबू करना किसी के बस की बात नहीं होगी। जो हमारे मुल्क के मुहिब्बे वतन हैं उनके लिए ये शदीद तशवीश का बायस होगी, और जो इस मुल्क का बुरा चाहते हैं, चाहे वो गद्दार मुल्क के अंदर मौजूद हो या बैरूनी दुश्मन हो, उनके लिए वो सूरत हाल बहुत इत्मीनान का बायस होगी। अभी भी वक्त है कि होश के नाखून लिए जाएं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करवाए जाएं, और जो भी पार्टी इक्तदार में आती है उसे इक्तदार सौंप दिया जाए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी हिमायत और मेरी हमदर्दी पीटीआई के साथ है और उनका इक्तदार में आना तकरीबन लाजमी नजर आ रहा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी पार्टी इक्तदार में आए उसके साथ आप बात करें, और इमरान खान एक ऐसा लीडर है कि अगर आप उससे दलील से तरीके से बात करेंगे तो वो जाती इंतकाम पर तो वैसे ही यकीन नहीं रखता। जिन लोगों ने उससे जाती तौर पर नुकसान पहुंचाया उनसे तो वो वैसे इंतकाम नहीं लेगा। हाँ, अलबत्ता जो कानून के शिकंजे में आता होगा उसके लिए उसका रवैया बड़ा सख्त है, लिहाजा उससे इस मौजू पर बात करने की जरूरत है कि इस वक्त मुल्क जिस मुआशी सूरत हाल का इस वक्त शिकार है उसका तकाजा ये है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से अगर पीटीआई इंतखाब जीत के इक़्तिदार में आ भी जाती है तो उससे कोई अनस्टेबिलिटी पैदा हो। एक अच्छी एक मजबूत हुकूमत अगर 2/3 अक्सरियत से तो वो लगता है कि आएंगे, लेकिन अगर नहीं तो सादा अक्सरियत से भी अगर कोई हुकूमत में आता है तो मुल्क को स्टेबल करने के लिए उसका सारा फोकस इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ होना चाहिए, अपनी सरहदों की और अपनी आवाम की हिफाजत की तरफ होना चाहिए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ वेल्थ जनरेशन की तरफ होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो अगर कानूनी तौर पर जो लोग गिरफ्त में आते भी हैं, इस मामले को फौरी तौर पर उठाना मुनासिब नहीं होगा, पोस्टपोन किया जाए, कुछ वक्त बाद के लिए रखा जाए, छोड़ा बिल्कुल ना जाए। जो कानून जिन्होंने तोड़ा उनको बिल्कुल करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल नहीं। तो इस टॉपिक को, इस मौजू को इस तरह से अगर आप बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान एक इतना कोई गैर संजीदा शख्स है या इतना अनरीजनेबल आदमी है कि वो इस चीज पर गौर ना करे। इस वक्त हमारे सबके सामने वाहिद मसला मुल्क का सर्वाइवल और रिवाइवल है, तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल इंतखाबी जलसे और रैलियां देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो और दुरुस्त हो जाए तो मुल्क फिर सही पटरी पर चढ़ने के काबिल हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। फिर एक दफ़ा गुजारिश करूंगा जाने से पहले कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबाइए, वीडियोस से अगर मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ज़्यादातर लोगों तक बात पहुंचाने में इससे मदद मिलती है, और आपके कमेंट्स मेरे लिए रहनुमाई का काम करते हैं, मुझे उनसे अपना कंटेंट बेहतर बनाने में मदद मिलती है, तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।